नमस्कार दोस्तों, आज हम सुना रहे हैं 1973 में रिलीज हुई फिल्म झील के उस पार की दिल को छू लेने वाली कहानी। यह प्रस्तुति केवल समीक्षा और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। झील के उस पार 1973 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसे बप्पी सोनी द्वारा निर्देशित किया गया। फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तेखार और उर्मिला भट्ट की भूमिका है। संगीत की रचना R.D. बर्मन ने की है। फिल्म में समीर यानी कि धर्मेंद्र एक कलाकार है जो पेंटिंग्स बनाता है और जिंदगी को अपने नजरिए से देखता है। समीर के पिता का नाम ठाकुर कुलवंत राय है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी माँ का नाम वीना है, जिन्हें सब रानी माँ के नाम से कहकर पुकारते हैं। दीवानजी यानी कि इफ्तेकार कभी ठाकुर कुलवंत राय के पुराने और वफादार कर्मचारी रहे होते हैं। वे उनके यहाँ मैनेजर या खास मुंशी की तरह काम किया करते थे। कुलवंत राय के निधन के बाद दीवानजी ही समीर की देखभाल करते हैं और उसे विदेश पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो समीर को अपने बेटे जैसा मानते हैं और उसके जीवन के फैसलों में का मार्गदर्शन करते हैं। समीर विदेश से पढ़ाई और भारत भ्रमण करने के बाद जब अपने घर आता है तो रानी माँ उसे बताती है कि प्रताप यानी कि प्रेम चोपड़ा ने उनके ऊपर अदालत में मुकदमा पेश किया है। दीवान जी ने प्रताप को 25,000 रुपए की पेशकश की थी कि वे अपना मुकदमा वापस ले ले, लेकिन उसने मना कर दिया। समीर पूछता है कि उसने यह मुकदमा किस लिए किया। इस पर रानी माँ कहती है कि आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। प्रताप तुम्हारे पिता की अवैध संतान है। राय साहब ने उसे झील के उस पार एक कोठी और कुछ रुपए भी दिए थे ताकि वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सके, लेकिन अब वह हमारी इज्जत को खराब करना चाहता है। वह आगे कहती है, जब तुम्हारे पिता जीवित थे तब उनकी बहुत इज्जत करते थे। मैं नहीं चाहती कि उनके नाम पर कोई दाग लगे। उन्होंने यह बात मुझे शादी से पहले ही बता दी थी। समीर प्रताप को समझाने के लिए झील के उस पार जाता है और उसे 5 लाख रुपए तक देने की पेशकश करता है, लेकिन प्रताप कहता है, आप मुझे 5 करोड़ भी देंगे तब भी मैं मुकदमा वापस नहीं लूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। प्रताप अब एक क्रूर व्यक्ति बन जाता है। वह अपनी माँ प्रभा देवी को एक कमरे में बंद करके रखता है। उसकी माँ बार बार कहती है, मुझ पर क्यों जुल्म ढा रहे हो? तुम्हारे पिता तो एक नेक इंसान थे, उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया था। लेकिन प्रताप अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता। प्रताप ने अदालत को बताया कि उसकी माँ प्रभा 6 महीने पहले देहांत हो चुका है, लेकिन जब दीवान जी उन्हें अदालत में ले आते हैं तो प्रताप चौंक जाता है। इसके बाद वकील कहता है, प्रताप के बयान के अनुसार उसकी माँ का निधन हो चुका है, जबकि वह जीवित अदालत में उपस्थित होकर स्वयं बयान दे रही है। प्रभा अदालत में कहती है, हमारी कभी शादी नहीं हुई थी और नहीं हो सकती थी। मैं उनकी पत्नी योग्य नहीं थी। वे तो एक देवता समान पुरुष थे। मैं उनके नाम पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। इतना कहने के बाद प्रताप की माँ को दिल का दौरा पड़ता है और वह वहीं गिर जाती है। जुगनू यानी कि योगिता बाली, दीवान जी की बेटी, अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट आती है। एक दिन समीर पेंटिंग बना रहा था, तभी झील के उस पार से एक गीत की आवाज आती है। यह गीत नीलू यानी कि मुमताज गा रही होती है। नीलू गीत गाकर झील के पास बैठ जाती है और मछलियों को दाना खिलाने लगती है। समीर उसे देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसकी एक पेंटिंग बना देता है। जब पेंटिंग पूरी होती है तो वह नीलू को उसकी पेंटिंग दिखाता है, लेकिन नीलू कहती है, मैं देख नहीं सकती। समीर आश्चर्यचकित हो जाता है और दुख प्रकट करता है। फिर नीलू अपने घर चली जाती है। नीलू अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है, जो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। उसके पिता प्राण एक सीधे साधे और दुखी इंसान है, जो अपने गम को भुलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। नीलू की सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना और खाना बनाना। फिर भी वह नीलू से कभी संतुष्ट नहीं होती। हर बात पर वह उसे डांटती रहती है। इसी दौरान प्रताप एक दिन नीलू को देख लेता है और उसकी सुंदरता पर बुरी तरह नजर डालता है। वह अपने नौकर से कहता है कि नीलू को उससे घर पर बुलाया जाए। प्रताप का नौकर हरिया अनवर हुसैन नीलू की माँ को कुछ पैसे देता है और कहता है कि नीलू को मेरे साथ भेज दे। लालची सौतेली माँ पैसे लेकर नीलू से मीठी मीठी बात करके और शादी यादे के झांसा देकर उसे प्रताप के घर भेजने को तैयार कर लेती है। भोली नीलू कुछ समझ नहीं पाती। नीलू की सौतेली माँ उसे प्रताप के हवाले कर देती है और प्रताप से 500 रुपए ले लेती है। नीलू के पिता मंदिर आने जाने वाले पर्यटकों को घोड़े पर बैठाकर सवारी कराते हैं। एक दिन समीर जुगनू यानी योगिता बाली के साथ नीलू के पिता के घोड़ों पर सवारी के लिए जाता है। नीलू दोनों का फूलों से स्वागत करती है। प्रताप शराब पीकर नीलू की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। नीलू चीखने लगती है। उधर मंदिर से लौटते समय समीर को उसकी चीख सुनाई देती है। वह तुरंत दौड़कर प्रताप के घर पहुंचता है और उससे लड़कर नीलू की इज्जत बचा लेता है। जब नीलू के पिता को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी ने 500 रुपए में नीलू का सौदा कर दिया तो वह गुस्से में भर आता है। वह जैसे ही अपनी पत्नी को डांटता है, उसे सदमे में हार्ट अटैक आ जाता है। इस डर से उसकी पत्नी घर से भाग जाती है। प्रताप उसका इलाज करवाता है। अस्पताल में नीलू के पिता चिंतित होकर कहते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी अंधी बेटी का क्या होगा?
समीर यह सुनकर चौंकता है और पूछता है, नीलू अंधी कैसे हो गई? नीलू का पिता बताता है, बचपन में एक दिन ठाकुर कुलवंत राय शिकार पर निकले थे। उनकी बग्घी के नीचे आकर नीलू की आंखों की रोशनी चली गई। ठाकुर साहब ने इलाज करवाया और पैसे भी दिए। वो बहुत नेक इंसान थे, लेकिन मेरी बेटी का नसीब ही खराब था। समीर यह सब सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। इसके बाद समीर अपने घर चला जाता है। रात को नीलू का पिता कहता है, मुझे तुम्हारी माँ की याद आ रही है। वो एक गीत सुनाया करती थी, तुम भी आज वही गीत सुना दो ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। नीलू अपने पिता को वही गीत गाकर सुनाती है। सॉन्ग। बाबुल तेरे बागान में बुलबुल। गीत सुनने के बाद जब नीलू अपने पिता की ओर देखती है तो वह पाती है कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे हमेशा के लिए सो चुके हैं, कभी ना उठने के लिए। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। समीर नीलू को झील के पास उदास बैठा देखता है। जब नीलू उसे देखती है तो आंसू छलक पड़ते हैं और वह कहती है, अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। समीर भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, चलो मेरे साथ मेरे घर। वह नीलू को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अगर हम इसे अपने घर पर रख लें तो पिताजी की गलती का पश्चाताप कर पाएंगे। माँ आश्चर्य से पूछती है कि कैसी गलती? समीर बताता है, कुछ साल पहले ये पिताजी की घोड़ा बग्घी के नीचे आ गई थी, तब इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यह सुनकर उसकी माँ भावुक हो जाती है और नीलू को अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। कुछ दिनों के बाद समीर नीलू से कहता है, मेरे लिए दुआ करो, मैं पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगा रहा हूँ। नीलू कहती है, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रदर्शनी में डॉक्टर टंडन, शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं और नीलू की पेंटिंग देखकर कहते हैं, मैं ये पेंटिंग किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। समीर जवाब देता है, माफ कीजिए, ये बिक्री के लिए नहीं है। डॉक्टर टंडन बताते हैं कि वे आई सर्जन है। समीर उत्साहित होकर उन्हें पेंटिंग भेंट करता है और नीलू की आंखों की बात करता है। डॉक्टर टंडन गंभीरता से कहते हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा कि रोशनी लौट सकती है या नहीं। एक दिन समीर नीलू को अपने जन्मदिन के बारे में बताता है। उसी शाम जुगनू जब नीलू को समीर के करीब देखती है तो उसे जलन महसूस होती है। समीर का जन्मदिन आता है, तभी प्रताप बिना बुलाए वहां आ जाता है। समीर और उसकी माँ गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने बुलाया? प्रताप शांत स्वर में कहता है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। समीर कुछ नहीं कहता। जुगनू नील से जलन के कारण उसका मेकअप करती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा करती है कि नीलू एक जोकर या कार्टून जैसी दिखे। जैसे ही नीलू पार्टी में आती है, सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। यह देखकर नीलू बेहद आहत होती है, लेकिन आंसू रोकते हुए वह एक गीत गाने लगती है। कह रहे हैं ये आंसू बरसते हुए मुझे। डॉक्टर टंडन नीलू की आंखों की जांच करते हैं और गहराई से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसकी आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन थोड़ा जटिल होगा। यह सुनकर समीर बहुत खुश होता है। वह नीलू से पूछता है, जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? नीलू भावुक होकर कहती है, अपने भगवान को, यानी आपको। समीर उसे देखकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। और फिर वह एक गीत गाने लगता है। सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब। डॉक्टर टंडन बताते हैं, अब एक हफ्ते बाद इनकी पट्टियां हटाई जाएंगी और ये इस दुनिया को दोबारा देख सकेंगी। उधर प्रताप झील के पास जुगनू को देखता है और उसे भड़काते हुए कहता है, नीलू की आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम पीछे रह जाओगी, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट खत्म कर सकता हूँ। जुगनू पूछती है, क्या काम? प्रताप चालाकी से कहता है, रानी माँ की अलमारी से वो जो गहनों का बॉक्स है वो मुझे ला कर दे दो। जुगनू यह सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। घर लौटकर बिच्छू के काटने का नाटक करती है और समीर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। फिर वह समीर के साथ एक गीत गाने लगती है। गीत के बाद समीर जुगनू की हरकतों से नाराज होकर उसे डांट देता है। जुगनू चुपचाप वह हार जो रानी माँ ने उसे दिया था वापस लौटा देती है और कहती है, मैं आपकी बहू नहीं बन सकती, क्योंकि समीर दिल से नीलू को चाहते हैं। इसके बाद रानी माँ अस्पताल में नीलू से मिलने जाती है। वह कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और तुम समीर की शादी होते हुए देख सकती हो। फिर उनका स्वर थोड़ा कठोर हो जाता है, मैंने उसकी शादी पहले ही तय कर दी है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम देखने लगोगी तो समीर की जिंदगी से चली जाओगी। रानी माँ यह कहकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब नीलू की आंखों की पट्टियां हटाई जाती हैं तो वह अपनी आंखें खोलती है। सामने जुगनू, रानी माँ, दीवानजी और समीर खड़े हैं और नीलू को रानी माँ की बात याद आती है, तुम्हें समीर की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना होगा। यह सोचकर नीलू जोर से चिल्ला उठती है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। डॉक्टर टंडन को विश्वास नहीं होता। वह तुरंत सबको कमरे से बाहर भेज देते हैं और नीलू से धीरे से पूछते हैं, नीलू क्या तुम सच बोल रही हो? नीलू रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब मेरी आंखें अब ठीक हैं, पर मैं हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से जाना चाहती हूँ। मैंने उनकी माँ से वादा किया है। डॉक्टर टंडन गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता।
नीलू हाथ जोड़ती है, आपसे बस यही गुजारिश है, जब तक मैं यहाँ से चली ना जाऊं, जब तक किसी से कुछ मत कहना। अगले दिन जब समीर जाता है तो नीलू नहीं मिलती। डॉक्टर टंडन कहते हैं कि वो चली गई है और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। समीर तुरंत गाड़ी लेकर निकलता है और रास्ते में उसे नीलू मिल जाती है। नीलू वापस नहीं आना चाहती, लेकिन समीर जबरदस्ती उसे अपने घर ले आता है। उधर प्रताप झील पर जुगनू को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा हटा सकता हूँ, बस तुम्हें एक काम करना होगा। रानी माँ और जुगनू के कहने पर नीलू को झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है कि वह समीर से कहे कि वह पहले से ही शादीशुदा है, ताकि समीर की नजरों में गिर जाए। नीलू कहती है, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। जुगनू रानी माँ के कमरे से चोरी करने के इरादे से अलमारी की चाबी लेकर गहनों का बॉक्स निकाल लेती है। फिर वह बॉक्स लेकर झील के किनारे प्रताप को दे देती है। अगले दिन प्रताप अपने नौकर हरिया को लेकर आता है और नाटक करता है कि वह अपनी पत्नी को लेने आया है। समीर कहता है, यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। हरिया कहता है, मेरी नीलू से शादी हो गई थी, मुझे नहीं बताया गया कि वह अंधी है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। आज जब प्रताप बाबू को पता चला कि मैंने नीलू को छोड़ दिया तो उनके कहने पर मैं उसे लेने आया हूँ। समीर कहता है, बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। रानी माँ कहती है, हम नीलू से पूछते हैं। नीलू को पहले ही झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। वह कहती है, हाँ ये सच है। समीर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और घर छोड़कर चला जाता है। रानी माँ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है, मेरे दिल में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता है, और घर छोड़कर चला जाता। रानी माँ अलमारी खोलकर देखती है तो गहने गायब होते हैं। रानी माँ और दीवानजी नीलू पर शक करते हैं। दीवानजी पुलिस को फोन करते हैं। तभी जुगनू फोन काटती है और कहती है, अगर पुलिस आई तो आपकी बेटी को सजा हो जाएगी। दीवानजी कहते हैं, तुमने आज मेरा सर झुका दिया, जिस घर का नमक खाया उसी के साथ इतना बड़ा धोखा। फिर वह पुलिस को फोन करने लगता। तभी रानी माँ आ जाती है और कहती है, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, जुगनू को उसकी सजा मिल चुकी है। सब लोग नीलू को गलत समझने पर शर्मिंदा होते हैं। उधर प्रताप और हरिया नीलू को गाड़ी में लेकर गलत नियत से जाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ जैसी हरकतें करते हैं। नीलू बेहोश होने का नाटक करती है। फिर वे उसे अपने घर ले जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। नीलू के होश में आने का इंतजार करते हैं। उधर जुगनू समीर को ढूंढते हुए उसी होटल में पहुंच जाती है जहां वह ठहरा होता है। जुगनू समीर को नीलू के बारे में बताती है कि वह शादीशुदा नहीं है, उसने मेरे कहने पर झूठ बोला था। समीर जुगनू को डांटने लगता है। तभी डॉक्टर टंडन वहां आ जाते हैं और कहते हैं, इसमें ज्यादा गलती तुम्हारी माँ की है। नीलू की आंखें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था, मुझे माफ करना। उधर प्रताप को माया का फोन आता है और वह वहां से चला जाता है। हरिया अकेला रह जाता है। नीलू हरिया से छुटकारा पाने के लिए शराब पीने का नाटक करती है। उसके कहने पर एक गीत गाती है। इसके बाद प्रताप और माया वहां आ जाते हैं और अलमारी से गहने निकाल लेते हैं। प्रताप दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता है। तभी वहां रंजीत आ जाता है, जो माया का पति ही था और इंश्योरेंस के लिए मरने का नाटक कर रहा था। वह माया से कहता है, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? माया कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। नीलू पर्दे के पीछे छिप जाती है। जब प्रताप उस कमरे में जाता है तो वहाँ रंजीत को देखकर उसे भिड़ जाता है और झगड़े में रंजीत प्रताप के पेट में चाकू मार देता है। प्रताप गिर पड़ता है और पर्दा उसके हाथ में आकर हट जाता है। रंजीत और माया नीलू को देख लेते हैं। नीलू फिर अंधी होने का नाटक करती है और वहां से भाग जाती है। नीलू छिप जाती है। इसके बाद माया और रंजीत एक हट में जाते हैं। वहीं जूनियर महमूद उर्फ चीकू उन्हें देख लेता है और समीर को देखकर उसे सब कुछ बता देता है। समीर उस कमरे में जाकर रंजीत से लड़ने लगता है। वहीं दूसरे कमरे में नीलू आती है और उनकी बातें सुनती है। रंजीत मौका पाकर माया को लेकर बाहर से कमरा बंद कर देता है और कमरे में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। नीलू समीर की आवाज सुनती है और जोर से पुकारती है। समीर नीलू के साथ जलते हुए कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। इधर रंजीत और माया विदेश भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। नीलू समीर को लेकर एयरपोर्ट जाती है। समीर रंजीत को पकड़ लेता है, लेकिन रंजीत भागता हुआ रनवे पर पहुंच जाता है और दोनों में फिर लड़ाई होती है। पुलिस पहुंच जाती है और माया तथा रंजीत को गिरफ्तार कर लेती है। समीर और नीलू मुश्किलों से लड़ते हुए आखिरकार एक हो जाते हैं। प्यार, सच्चाई और विश्वास की ये कहानी यहीं पूरी होती है, झील के उस पार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।